जय हिंद। वेलकम टू राम एकेडमी। राम एकेडमी की ऑनलाइन क्लास में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे और अपनी स्टडीज़ कर रहे होंगे। दोस्तों, पॉलिटी की आज की क्लास में हम देखने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो है संसदीय समितियां, पार्लियामेंट्री कमेटी, संसदीय समितियां। ठीक है। अब संसद में बहुत सारी समितियां होती है। संसद एक काफ़ी वास्ट कॉन्सेप्ट होता है, काफ़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। इसके पास बहुत सारे काम होते हैं और उन काम को करने के लिए ये कई प्रकार की समितियों का निर्माण करती हैं। तो चलिए अब डिटेल में देख लेते हैं संसदीय समितियां क्या होती है। तो सबसे पहले बात करते हैं इतिहास की। तो ये 1919 में जो आया हुआ था, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। ठीक है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, उसके अनुसार पहली बार संसदीय समिति का अस्तित्व होता है। ठीक है, और 1921 में पहली बार संसदीय समिति बनती है। और धीरे धीरे इसमें क्या होता गया, सुधार होता गया व्यापक रूप से। और आज का जो हम देखते हैं उसका स्वरूप प्राप्त हुआ संसदीय समितियों का। आर्टिकल की बात करें तो अनुच्छेद 105 में भी इसका वर्णन है। ठीक है। अब देखो यहाँ पर संसद के रोल के बारे में लिखा हुआ है कि जो संसद है ना, देश की सबसे बड़ी सर्वोच्च क्या है, विधायी संस्था है। ठीक है, और इसका जो नेचर है ऑफ वर्क होता है काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, काफ़ी वास्ट है, काफ़ी व्यापक है। ठीक है, और कानून बनाने के अलावा इनके पास और भी कई प्रकार के काम होते हैं, कई प्रकार के काम करने होते हैं प्रोसीडिंग्स से संबंधित। ठीक है, और जो एमएलए होते हैं, ज़रूरी नहीं कि इनके पास सब कुछ का नॉलेज हो। ठीक है, तो पार्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर अगर जब भी इनको समस्या होती है तो ये लोग क्या करते हैं, सलाह देने के लिए या रिसर्च करने के लिए समितियां बना देते हैं। ठीक है, तो ये होता है। तो संसद के सहायता के लिए, कुल मिला के संसद के सहायता के लिए संसदीय समितियां बनती है, उनके कामों में हेल्प करने के लिए। अब बात करते हैं संसदीय समिति के गठन की। तो इनका गठन कौन कर सकता है, इनका गठन कर सकते हैं सदन। ठीक है, या फिर सदन के जो पीठासीन अधिकारी होते हैं, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सभापति लोग। ठीक है, ये लोग इनका गठन करते हैं। या और इनके जो सदस्य होते हैं ना, उनको नॉमिनेट कर सकते हैं, उनको नॉमिनेट कर सकते हैं। और जब ये समितियां अपना रिसर्च कंप्लीट करके अपना रिपोर्ट बना लेंगी, अपना प्रतिवेदन बना लेगी, तो किसको सौंपेगी, पीठासीन अधिकारी को या सदन को, मतलब जिन्होंने इनको फॉर्म किया है, जिन्होंने इनका गठन किया है, उनको अपना रिपोर्ट सौंप देती है। अब संसदीय समितियां दो प्रकार की होती है। एक को बोलते हैं स्थायी समिति, ठीक है ना, स्टैंडिंग कमेटी। दूसरी होती है तदर्थ समिति, एडहॉक कमेटी। स्थायी समिति की बात करें तो ये वो समितियां होती हैं जो समय समय पर या प्रत्येक वर्ष नियमित रूप से बनती रहती हैं। ठीक है, मतलब ये इनको बनना ही बनना है, एनुअली या हाफ एनुअली जो भी हो, इनको बनना ही बनना है। ठीक है, तो नाम से ही क्लियर है, स्थायी मतलब परमानेंट। ठीक है, तो जो नियमित समय पर बनती रहती है, गठित होती रहती है, उसको बोलते हैं स्थायी समिति। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं, जैसे कि लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, लोक उपक्रम समिति, मतलब पब्लिक सेक्टर जो होते हैं ना, पीएसयू जिसको बोलते हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। ठीक है, तो इन सब समितियों के ऊपर जो सॉरी, इन सब विषयों के ऊपर हमेशा क्या होता है, नियमित रूप से समितियां बनती रहती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है ये, आपको पता भी होगा। मैं इसको आपको एक्सप्लेन भी करूंगा बाद में। लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति और लोक उपक्रम समिति, ये उदाहरण है किसका, स्थायी समितियां का। ये किसका उदाहरण है, स्थायी समितियां का। ठीक है, और ये किस मामले से संबंधित है, वित्तीय मामलों से संबंधित है। अपन इसको देखेंगे, वित्तीय मामलों से ये संबंधित है। और होता है एससी एसटी समुदाय के कल्याण संबंधी समितियां, ये भी रेगुलरली बनती रहती है। उसके बाद कार्य मंत्रणा समिति, विशेषाधिकार समिति, विभागीय समिति। ठीक है, ये सब उदाहरण है किसका, स्थायी समितियां का। अब देखते हैं अपन अस्थायी समिति, या जिसको तदर्थ समिति कहते हैं, या जिसको एडहॉक कहते हैं, एडहॉक कमेटी। ठीक है, तो इनकी बात करते हैं। इनके नाम में क्या है, अस्थायी, मतलब ये स्थायी नहीं है, सीधी सी बात है। ठीक है, पढ़ के देख लो। प्रयोजन विशेष के लिए तदर्थ समिति का निर्माण किया जाता है, मतलब किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए, किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए इन समिति को फॉर्म फॉर्म किया जाता है, इन कमिटीज़ को। ठीक है, और इसका पर्पस, इसका कार्य पूरा होने के पश्चात इसका अस्तित्व खत्म हो जाता है। एज सुन एज दे सबमिट देयर रिपोर्ट, जैसे ही इनका प्रतिवेदन सौंप दिया जाएगा, उसी समय क्या हो जाएगा, इस कमेटी का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसका उदाहरण देख लो क्या क्या होता है। जैसे कि जांच समिति, जैसे कौन सी समिति है ये, जांच समिति। अब कोई घटना घट गया जैसे, ठीक है ना, कहीं पे कुछ मर्डर हो गया या कुछ हो गया, जैसे इंदिरा गांधी के जांच के लिए कमेटी बनी थी। ठीक है ना, हंटर आयोग या हंटर कमेटी। ऐसे ही मान लो कोई घटना घटित हो गई है, कोई ट्रेन एक्सीडेंट हो गया है, उसके जांच के लिए एक कमेटी बना दी। तो ये सब क्या होता है, टेम्प्रोरी होता है, एडहॉक होता है, तत्कालिक घटना के जांच के लिए। फिर होता है सलाहकार समिति, सलाहकार समिति ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। देखो क्या होता है, जब भी ना
कोई बिल प्रोसेस होता है, कोई भी जो विधेयक है संसद में प्रोसेस होता है, तो इसका प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन, तृतीय वाचन होता है उस सब्जेक्ट, उस बिल के ऊपर डिस्कशन करने के लिए। ठीक है। और मान लो बिल का सब्जेक्ट ऐसा है जिसके ऊपर जो पार्लियामेंट के सदस्य हैं उनको ज़्यादा नॉलेज नहीं है, ये लोग क्या कर लेंगे, एक समिति बना लेंगे। ठीक है। एक समिति बना देंगे जो क्या करे, सलाह दे उस विधेयक के ऊपर। ठीक है। उसमें समिति में कौन होंगे, स्पेशलिस्ट होंगे उस पार्टिकुलर विषय के। जैसे मान लो कि जीएसटी भी लाया था, तो बहुत सारे इकोनॉमिस्ट को शामिल किया गया होगा उस समिति में, उस कमेटी में। ठीक है ना। उस समिति में बहुत सारे अर्थव्यवस्था के जो जानकार लोग हैं उनको शामिल किया गया होगा, ताकि वो अच्छे से उन पे विचार विमर्श कर सके। इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट है विभागीय समिति। कौन सा, विभागीय समिति। ये क्या है, डिपार्टमेंटल कमेटी है। अब विभागीय का मतलब जो इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट है भारत के, जैसे रक्षा मंत्रालय है, जैसे कृषि मंत्रालय है, ठीक है ना, जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी मंत्रालय है, तो सभी मंत्रालयों की, सभी विभागों की क्या होता है, अपना एक समिति होता है जो क्या करते हैं, रिसर्च करते रहते हैं अपने अपने सब्जेक्ट के ऊपर। ठीक है। तो इसके बारे में पढ़ लो। ऐसी समितियाँ कुल 24 हैं। टोटल कितने हैं, 24 हैं। ठीक है। अब आप देख सकते हो 24 में से जो है ना 16 है किसका, लोकसभा का, और 8 है किसका, राज्यसभा का। ठीक है ना। तो 8 राज्यसभा का और 16 लोकसभा का। ये क्या है, यह है विभागीय समिति। ठीक है। अब और देख लो और चीज़ें। इसमें मैक्सिमम कितने होते हैं, 31 सदस्य हो सकते हैं। ठीक है। जिनमें से 21 सदस्यों का मनोनयन करते हैं लोकसभा के स्पीकर। ठीक है, लोकसभा के स्पीकर। और जो 10 सदस्य होते हैं इनका मनोनयन करते हैं राज्यसभा के सभापति, मतलब उपराष्ट्रपति जी। ठीक है। तो एक बार फिर से देख लो, विभागीय समितियों की संख्या टोटल है 24। ठीक है। इसमें से 16 जो समिति हैं वो लोकसभा के अंतर्गत काम करती है, 8 राज्यसभा के अंतर्गत। इसमें मैक्सिमम 31 सदस्य हो सकते हैं, जिसमें से 21 का चयन करेंगे लोकसभा के स्पीकर और 10 का चयन करेंगे कौन, जो राज्यसभा के सभापति महोदय हैं वो। अब देखो इन समितियों का काम क्या है, अनुदान संबंधी मांगों की जांच करना और उन मांगों के संबंध में अपनी रिपोर्ट सौंपना होता है। अब जब भी पैसा निकाल लेंगे विभाग, तो वो क्या करेंगे, अपनी समितियों से उनकी जांच करवाएंगे। ठीक है। या कितना पैसा निकाला जाना चाहिए इसके ऊपर वो लोग अपना राय देंगे, अपनी रिपोर्ट देंगे। अब बात कर लेते हैं प्राक्कलन समिति की। प्राक्कलन समिति को स्थायी मितव्ययिता समिति भी कहा जाता है। ठीक है। देखो प्राक्कलन को बोलते हैं एस्टीमेट, किसी भी चीज़ का अनुमान लगाना। कोई सा भी पैसा सरकार के फंड से, निधि से निकल रहा है, ठीक है, तो उसमें क्या कटौती किया जा सकता है, उसकी अनुशंसा कौन करते हैं, प्राक्कलन समिति। ठीक है। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, क्वेश्चन क्या बनता है, इसमें सदस्य कितने होते हैं, तो जैसा कि लिखा हुआ है इसमें कितने, 30 सदस्य होते हैं। ठीक है। प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं, 30 सदस्य होते हैं, और 30 के 30 लोकसभा से बिलोंग करते हैं। यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है कि राज्यसभा के सदस्यों को शामिल नहीं किया जाता। प्राक्कलन समिति में राज्यसभा का एक भी सदस्य नहीं होता। ठीक है। उसके बाद कोई भी मंत्री इसका सदस्य नहीं बन सकता। ठीक है। क्यों नहीं बन सकता, क्योंकि क्या होता है, जो मंत्रीगण होते हैं, मंत्रिमंडल वाले लोग होते हैं, इनके पास ऑथोरिटी होता है पैसे निकालने का। ठीक है। तो ये फेवर कर सकते हैं, है ना, किसी मैटर को प्रिजुडाइज भी कर सकते हैं, फेवर कर सकते हैं, अपने पद का गलत इस्तेमाल कर सकते हैं, इसलिए मंत्रियों को इसमें शामिल नहीं किया जाता। उसके बाद इसका काम क्या है, सरकारी अपव्यय, मतलब जो एक्स्ट्रा खर्च है इसको रोकना। ठीक है। अब इसका नाम क्या है, मितव्ययिता, कटौती करने वाला। तो ये अपव्यय को रोकेगा तभी क्या होगा, इकोनॉमी बचेगी। यह समिति बजट संबंधी अनुमानों की जांच कर उसमें शामिल नीति में मितव्ययिता संगठन में सुधार, कार्य कुशलता आदि सुधार संबंधी सिफारिशों को प्रस्तुत करता है। ठीक है ना। बजट में जितने भी पैसे एलोकेशन अलॉट होते हैं उसका ऑप्टिमम यूज कैसे हो, बेहतर यूज कैसे हो, इसके बारे में कौन बताएगा, प्राक्कलन समिति। एक और बहुत महत्वपूर्ण समिति है लोक लेखा समिति। ठीक है। इसको भी देख लो, ये भी वित्त संबंधी समिति है। इसमें होते हैं 22 सदस्य, और 22 में से 15 होते हैं लोकसभा के और 7 होते हैं राज्यसभा के। ठीक है। 15 और कितने, 7, टोटल 22 सदस्य होते हैं किसमें, लोक लेखा समिति में। इसको बोलते हैं पब्लिक अकाउंट कमिटी, PAC, पब्लिक अकाउंट कमिटी। ठीक है। अब देखो प्रथानुसार ऐसा तो कहीं लिखा नहीं हुआ है, लेकिन 1967 से लेकर आज तक बाय कन्वेंशन प्रथा के अनुसार इसके जो अध्यक्ष बनते हैं ना, ये विपक्ष से होते हैं। विपक्ष के किसी नेता को या विपक्ष के किसी सदस्य को बनाया जाता है। ठीक है ना। और इसमें भी कोई भी मंत्री क्या नहीं बन सकता, इसका सदस्य नहीं बन सकता। मतलब ये जो 22 लोग होंगे ना, इसमें एक भी मंत्री नहीं होगा। जो भी व्यक्ति मंत्री पद पर हैं वो इसके सदस्य नहीं बन सकते। ठीक है।
तो ये हमेशा याद रख लेना, 15 लोकसभा के, 7 राज्यसभा के इसमें होते हैं, और इसके जो अध्यक्ष होते हैं कौन होते हैं? विपक्ष के एक नेता। इसका कार्य देख लीजिए पब्लिक अकाउंट कमेटी का, ठीक है। जो कैग की रिपोर्ट होती है ना, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, मैं इसके ऊपर वीडियो बना चुका हूँ, ठीक है। जो कैग की रिपोर्ट होती है उसके प्रतिवेदनों की जांच करना, जो कैग की रिपोर्ट होती है इसको ये लोग क्रॉस चेक करते हैं, ठीक है। उसके बाद अब सरकार के द्वारा संचित निधि, आकस्मिक निधि से जितने भी पैसे निकाले जाते हैं, या जितने जिसमें भी लेखा हो, जहाँ पर भी मैटर हो अकाउंट का, लेखा का, उन सभी लेखाओं की जांच कौन करता है? पब्लिक अकाउंट कमेटी, ठीक है। इनका काम क्या है? जितना भी विनियोग, विनियोग का मतलब ड्रॉ करना, विड्रॉल, जितनी भी चीज़ें पैसे निकाले जाते हैं किसी भी फंड से, ठीक है, उनकी जांच करने का काम है पब्लिक अकाउंट कमेटी का। उसके बाद इसके अलावा राष्ट्रहित के नाम पे जो भी पैसे खर्च किए जाते हैं, ठीक है ना, उसमें कोई भ्रष्टाचार तो नहीं हुआ है, या मतलब पूरे कार्यकुशलता से काम नहीं किया गया है, फुल एफिशिएंसी से काम नहीं किया गया है, इन सब चीज़ों की जांच करती है पब्लिक अकाउंट कमेटी। सो दिस इज़ द एंड ऑफ माय वीडियो। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा और समझ में आया होगा कॉन्सेप्ट, स्थायी समिति क्या होती है और तदर्थ समिति क्या होती है। जय हिंद क्लास।